नमस्कार साथियों। एक बार मुझे बता दें मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अभी निर्मल राणा जी, मैं अभी सब कुछ बताऊंगा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, सारी चर्चा हम करेंगे। हरीश जैन जी नमस्कार। अभिषेक हेलो। शेफाली हेलो। इस पे कुछ लोग जुड़ जाएं तो हम अपनी बात शुरू करते हैं। आज आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है, मैं ये कहूँगा जो पूरी परिचर्चा है ये मुख्य रूप से, थैंक यू, धन्यवाद निर्मल जी, धन्यवाद धन्यवाद। आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है ये पूरा डिस्कशन पहाड़, स्पेशली उत्तराखंड को लेके है कि उत्तराखंड में कैसे कोरोना के टाइम में स्वरोजगार के लिए हम काम कर सकते हैं, कैसे पहाड़ में जो पिछले कई दशकों से पलायन हो रहा है उस पलायन को इस दौर में रोक सकते हैं। ये जो एक आपत्ति और विपत्ति का समय है, इसमें कैसे हम अपने पहाड़ के लिए काम कर सकते हैं, इन सब बिंदुओं पे मैं चर्चा करूँगा। स्पेशली जो आज मेरी बात का केंद्रीय बिंदु रहेगा वो रहेगा पहाड़, उत्तराखंड, क्योंकि मैं पूरे देश के बारे में तो एनालिसिस नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने रिसर्च वर्क और तमाम चीज़ों के मदद से पहाड़ के बारे में आप लोगों को बता सकता हूँ कि क्या है, कैसे है। तो कुछ लोग जुड़ जाएं तो मैं अपनी बात शुरू करूँ। सुंदर सिंह बोरा, कैसे हैं आप? स्नेहा मैम नमस्ते। स्नेहा, हाय स्नेहा। अरविंद सर, हेलो अरविंद सर, कैसे हैं आप? सुंदर बोरा, इसको हमारे गांव के ग्रुप में भी शेयर कीजिए। क्योंकि मैं आज एक केस स्टडी के साथ आपके बीच आया हुआ हूँ। वो केस स्टडी स्पेशली जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोग हैं उनके साथ मैं उस केस स्टडी को शेयर करूँगा। तो शुरू करें हम अपनी बात। जी, नमस्कार साथियों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मुकेश बोरा है, मैं अल्मोड़ा के दौलागढ़ क्षेत्र का निवासी हूँ। इसके साथ साथ मेरी जो पढ़ाई है वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मैंने मास्टर्स किया और उसके बाद अपनी पीएचडी भी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से ही की है। मेरी पीएचडी जो है, मेरा जो रिसर्च वर्क है वो उत्तराखंड के डेवलपमेंट मॉडल को लेके है
कि कैसे पहाड़ में डेवलपमेंट मॉडल को लेके काम किया जा सकता है और उसमें कैसे कम्युनिकेशन मदद कर सकता है। तो वो सारे अनुभव मेरे साथ हैं और इसके साथ साथ काफ़ी लोगों से जो मैंने मुलाकात की है, काफ़ी जो सक्सेसफुल मॉडल मैंने डिस्कस किए हैं, उन सभी चीज़ों की बात मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा। और साथ ही मैं शेयर करूंगा कि जो अभी वर्तमान में उत्तराखंड में योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को कैसे अवेल करना है, कैसे उन योजनाओं का फ़ायदा उठाना है, जिससे हम रोज़गार और स्वरोज़गार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर उत्तराखंड के लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और आप लोग उत्तराखंड के ग्रुप्स में इसे शेयर करें तो उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर होगा और हम लोग एक अच्छी परिचर्चा में भाग ले सकते हैं। और लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड्स भी लूँगा। अगर आप लोगों के कुछ प्रश्न हों तो उन प्रश्नों के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, प्रश्नों को भी हम पूछ सकते हैं। जी देखिए, मूल रूप से सबसे पहले जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि पहाड़ क्या है। पहाड़ जिसे हम हिमालयन रीजन कहते हैं, और स्पेशली जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी गांव हैं, वो क्या हैं, उनकी क्या खूबसूरती है, उनके अंदर क्या संभावनाएं हैं, पहाड़ में आप लोग क्या कर सकते हैं, हम सभी लोगों के लिए पहाड़ में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। आज ये बात करने का अवसर इसलिए भी आया है क्योंकि बहुत सारे प्रवासी लोग जो नौकरी की तलाश में अपने पहाड़ से दूर गए थे, दिल्ली में रह रहे थे या चंडीगढ़ में थे या मुंबई में थे या किसी और शहर में काम कर रहे थे, वे सभी लोग अपने गांव लौटे हैं और आज उनके सामने ना शहर की नौकरी है, ना गांव में किसी तरह का रोजगार का कोई सिस्टम है। अगर देखा जाए तो ये एक सरकार का फेलियर है। पिछले 20 सालों में उत्तराखंड जिस पहाड़ के नाम पे बना था, आज उत्तराखंड में वो पहाड़, उस पहाड़ को कोई पूछ नहीं रहा है। आज भी उत्तराखंड के जो 3 मैदानी ज़िले हैं, आज भी उत्तराखंड में जो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और कुछ हिस्सा नैनीताल का, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे विकास होता है, पहाड़ तक विकास नहीं चढ़ पाता है। इन सब वजहों से पहाड़ के युवा, पहाड़ के स्किल्ड लोग पहाड़ से दूर चले जाते हैं। किसी महान व्यक्ति ने पहाड़ के लिए कहा था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है। अगर पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आने लगे तो पहाड़ में क्रांतिकारी बदलाव हो सकते हैं और हम अपने ही घर में रह के अपने लोगों के साथ रह के पहाड़ में बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। इसका ताज़ा तरीन उदाहरण है आपके उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती या तमाम तरह की खेतियों के माध्यम से वहाँ के युवा, वहाँ के लोग आज पहाड़ में, अपने गांव में, अपने कस्बों में एक स्वरोजगार का मॉडल डेवलप कर रहे हैं। वो स्वरोजगार का मॉडल उनको तो रोजगार देता ही है, साथ ही वो हिमाचल स्टेट की इकोनॉमी को बढ़ाने का भी काम करता है। तो इन तमाम मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, सभी लोग ये कहते हैं कि पहाड़ मतलब उबड़ खाबड़ रास्ता, पहाड़ मतलब बहुत दूर दूर तक चलना पड़ता है, पहाड़ मतलब जहाँ पे किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। ये एक परसेप्शन बना हुआ है बहुत लोगों के दिमाग में। वाकई पहाड़ का जीवन बहुत कठोर है, बहुत कठिन है। पहाड़ में सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। लेकिन साथियों, पहाड़ में बहुत संभावनाएं हैं। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि पहाड़ संभावनाओं का पहाड़ है, पहाड़ चुनौतियों का पहाड़ है, पहाड़ कठिनाइयों और कमियों का पहाड़ नहीं है, पहाड़ संभावनाओं का पहाड़ है। संभावनाएं किस तरह की हैं पहाड़ में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी संभावना ये है कि पहाड़ बिल्कुल पवित्र है। पवित्र होने का मतलब ये है कि वहाँ की जलवायु, वहाँ का पानी,
वहाँ की वनस्पतियाँ, ये सब कुछ इतना पवित्र है कि अगर पहाड़ में किसी भी तरह का कोई भी काम आप करते हो तो उस काम को करने में आप ऑटोमेटिक, ऑर्गेनिक जिसे हम कहते हैं जैविक, वो पूरा काम आपका ऑटोमेटिक जैविक हो जाता है। उसके लिए आपको कोई मदद नहीं करनी पड़ती है। ये पहाड़ का भौगोलिक एडवांटेज है, जिसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल एडवांटेज। ये पहाड़ का एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, जिस ज्योग्राफिकल एडवांटेज को हमें समझना चाहिए। पहाड़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मेरे साथ इस फेसबुक लाइव में अरुणेश सर जुड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं, हमारे गुरु रहे हैं जिन्होंने हमें पर्यटन की शिक्षा दी है। तो पहाड़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं बन जाती हैं। पहाड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग की अपार संभावनाएं बन जाती है। हमें उसके लिए कुछ और नहीं करना पड़ता है। पहाड़ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने लेवल पे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम कर रहे हैं। पहाड़ में जड़ी बूटी का एक बहुत बड़ा स्कोप है। हम पहाड़ में जड़ी बूटी के लिए बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। इसके सिवा पहाड़ में बहुत तरह की, जैसे डेयरी फार्म हम स्टार्ट कर सकते हैं। पहाड़ में हम जंगलों से लाई गई जड़ी बूटियों से हवन सामग्री बनाने का काम कर सकते हैं। पहाड़ में अलग अलग तरह का टूरिज़्म डेवलप हो सकता है, जिसे हम रूरल टूरिज़्म कहते हैं, हेल्थ टूरिज़्म कहते हैं, या हम एडवेंचर टूरिज़्म कहते हैं। ये तमाम तरह की टूरिज़्म की संभावनाएं हैं। इसके सिवा पहाड़ में सर्विस सेक्टर की, अगर आईटी से रिलेटेड कंपनियां वहाँ पे आके इस्टेब्लिश होती हैं, वो बीपीओ स्टार्ट करती हैं, तो उनकी भी तमाम तरह की संभावनाएं हैं। लेकिन इतनी संभावनाएं होने के बावजूद भी पहाड़ पीछे क्यों है? सवाल आज हमारे सामने ये है कि पहाड़ में इतनी संभावनाएं होने के बावजूद भी पहाड़ पीछे क्यों है? पहाड़ के पीछे होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? अगर मैं कहूँ तो पहाड़ के, उत्तराखंड के पीछे होने की सबसे बड़ी वजह जो हमारे राज्य में पिछले 20 सालों में देखी गई है, वो है पहाड़ में राजनीतिक अस्थिरता। पहाड़ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, स्पेशली उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरा, पहाड़ के लिए जो नीतियाँ बनी, पहाड़ के लिए जो रूल्स बने, पहाड़ के लिए जो पॉलिसीज़ बनी, वो सारी पॉलिसीज़ का जो सेंटर पॉइंट था वो पहाड़ रहा ही नहीं कभी। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे, जितने भी पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने पहाड़ की पॉलिसी में पहाड़ को शामिल किया ही नहीं। उनकी गलती नहीं थी, उन्होंने पहाड़ को देखा समझा ही नहीं था। तो उन्होंने पूरे देश में जिस तरह की पॉलिसी बनती है उसी तरह की पॉलिसी पहाड़ में भी बनाई। तो इन तमाम वजहों से पहाड़ का जो विकास है वो अवरुद्ध हुआ, जिसकी वजह से पहाड़ के जितने भी लोग थे, जितने भी स्किल्ड लोग थे, पहाड़ के जितने भी स्किल्ड लोग थे, वे सारे स्किल्ड लोग मैदानी क्षेत्रों में चले गए। आज दिल्ली की आबादी का 30 लाख उत्तराखंड के लोग दिल्ली में बसते हैं। उन 30 लाख लोगों में से अगर मोटा मोटा अंदाज़ा लगाएं तो मुश्किल से 5 से 7 लाख ऐसे हैं जो यहाँ पे अपना घर बना के रह रहे हैं, जिनके पास यहाँ पे एक अच्छी नौकरी है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे जी रहे हैं। उसके सिवा बाकी सारे लोग जो हैं वो लेबर क्लास में हैं। वो एक छोटी छोटी नौकरियाँ करते हैं, किसी मॉल में छोटी सी दुकान में काम करते हैं। उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो एक पहाड़ में होता था, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर नहीं है। क्या हम अपने घर में, अगर हम एक इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से देखें, अगर हम एक अर्थशास्त्र के आंकड़े के हिसाब से देखें, तो हम एक महीने में कितना पैसा बचाते हैं? अगर हम ये कैलकुलेट करें कि हम दिल्ली में रह के, चंडीगढ़ में रह के, या किसी और मेट्रो सिटीज़ में रह के, टियर 1 सिटीज़ में रह के हम कितना पैसा कमाते हैं, क्या उतना पैसा हम अपने पहाड़ में रह के नहीं कमा सकते हैं? इन तमाम सवालों पर मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ आप लोगों से। मेरे कुछ अनुभव हैं, मेरी कुछ लर्निंग्स हैं, मेरा कुछ रिसर्च है। इन तमाम मुद्दों के साथ मैं अपनी रिसर्च और लर्निंग के साथ आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। कोरोना काल में सबसे बड़ी हमारे सामने जो कोरोना के टाइम में उपलब्धि आई है, वो उपलब्धि ये है कि हम आज अपने गांव में वापस आ गए हैं। आज तक सिर्फ और सिर्फ हम अपने गांव की ओर, उत्तराखंड के लोग सिर्फ मसान पूजने जाते थे। जितने भी उत्तराखंड के लोग होंगे वो उससे कनेक्ट कर पा रहेंगे अपने आप को।
या तो सिर्फ शादी ब्याह में जाते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड में बहुत सारे युवा मजबूरी में अपने गांव की ओर वापस लौटे हैं। मैं सिर्फ अपने गांव की बात बताऊं, मेरे गांव की आबादी मुश्किल से 1000 है, जिसमें से अभी पिछले 2 दिनों का जो मेरे पास आंकड़ा आया हुआ है कि 90 से ज़्यादा लोग हमारे गांव में वापस आए हुए हैं। क्या वो 90 लोग जो शहर में काम कर रहे हैं वो अपनी जॉब से खुश हैं? क्या वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में रह के? उसका जवाब है नहीं। क्योंकि मैं कई बार जब दिल्ली में मॉल्स में जाता हूँ या मैं कई बार जब दिल्ली में अलग अलग एरिया में घूमता हूँ, टहलता हूँ, तो मुझे बहुत सारे पहाड़ के लोग मिल जाते हैं। देखिए, पहाड़ के लोग की एक सबसे ख़ास बात क्या है? पहाड़ के लोगों की सबसे ख़ास बात यह है कि पहाड़ का जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, जो पहाड़ के लोग हैं वो बहुत मेहनती हैं। उनके पास ये उनका एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो बहुत मेहनती हैं। वो मेहनत करने से गुरेज नहीं करते हैं, वो किसी भी तरह की मेहनत करने से गुरेज नहीं करते हैं। लेकिन इसी के साथ एक लिमिटेशन भी है पहाड़ के लोगों में। मैं इस अपने स्टेटमेंट को जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग मेहनती नहीं भी होंगे, लेकिन अधिकतर लोग पहाड़ के मेहनती होते हैं। उनके जीन्स में मेहनत करना होता है। क्योंकि पहाड़ में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अगर अपने स्कूल से घर आता है, घर से खेलने जाता है, खेल के वापस घर आता है, तो इतनी दूरी में ही वो लगभग 10,000 कदम चल लेता है। शहरों में जिसे हम मॉर्निंग वॉक कहते हैं, 10,000 स्टेप्स बोलते हैं, पहाड़ में वो आसानी से चल लेता है। तो जो पहाड़ के इतना मेहनती ह्यूमन रिसोर्स है, उस मेहनती ह्यूमन रिसोर्स को पहाड़ में लीडरशिप नहीं मिल पाती है, पहाड़ में नेतृत्व नहीं मिल पाता है, तो वो शहरों की ओर भागता है। और जब वो शहरों की ओर भागता है, शहरों में वो किसी रेस्टोरेंट में वेटर बन के काम करता है, किसी मॉल में वो कपड़े बेच रहा होता है। अधिकतर केसेस में ऐसा ही होता है कि किसी एक गांव का एक व्यक्ति अगर दिल्ली में रहने चला गया तो वो पूरे गांव को दिल्ली की ओर भेजने लगता है, वो पूरे गांव को दिल्ली की ओर खींचने लगता है कि मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, आप भी आ जाइए, आप भी एक रेस्टोरेंट में काम करिए। ये बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि दिल्ली में काम करना गलत है। मेरा आशय ये है कि अगर आप दिल्ली में रह के एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं, दिल्ली में रह के अगर आप एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि उससे जो आप अर्निंग करेंगे, वो उस अर्निंग से आप अपने गांव में, अपने पहाड़ में पैसा भेजेंगे, जिससे वो लोग पहाड़ में अच्छा घर बनाएंगे, तमाम तरह की चीज़ें करेंगे। मेरा ये संदेश उन लोगों के लिए है जो दिल्ली में क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं जी रहे हैं, जो दिल्ली में 10,000, 15,000, 12,000, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, हमें किसी तरह का कोई रोज़गार दे दीजिए। जब मैं उनसे बात करता हूँ, उनके पास दिल्ली में 12-13 हज़ार रुपये से ज़्यादा की इनकम नहीं होती है। दिल्ली में 12-13 हज़ार रुपये का मतलब ये होता है कि उनका 80 से 90% पैसा सिर्फ रहने में खर्च हो जाता है। वो क्या कमाते हैं? दिल्ली जैसे शहर में आपको हर साल 2 या 3 तरह की बीमारियां होंगी। जितना भी वो साल में सेविंग करते हैं, वो 2 या 3 तरह की बीमारियों में खर्च हो जाता है। दिल्ली इतना एक्सीडेंट प्रोन एरिया है कि कभी कोरोना है, कभी डेंगू है, कभी मलेरिया है, कभी एयर पोल्यूशन है, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। एक पहाड़ का आदमी जो साफ़ हवा, साफ़ पानी के साथ रहने की आदत डाला रहता है, वो दिल्ली में आके मजबूरी में रह रहा होता है। क्यों ना हम इस मेहनती ह्यूमन रिसोर्स को पहाड़ में रहने के लिए, उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करें। देखिए, मैं पिछले लगभग 5 या 6 साल से पूरे पहाड़ में घूमा हूँ और मैंने पहाड़ के पॉजिटिव केस स्टडी के मॉडल्स देखे हैं, डेवलपमेंट के मॉडल्स देखे हैं। पहाड़ में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने लेवल पे। सरकार के भरोसे पहाड़ का विकास नहीं हो सकता। सरकार आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकती है, सरकार आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है, जिस पे मैं भी आऊँगा कि अभी जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च हुई है, वो क्या है, उसका लाभ आप कैसे उठा सकते हो। सरकार आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है, सरकार आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन उस लोन को लेने की पूरी प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। बैंक मैनेजर से बात आपको करनी पड़ेगी, उद्योग विभाग के पास आपको जाना पड़ेगा, टूरिज्म इंडस्ट्री
टूरिज्म मंत्रालय के पास आपको जाना पड़ेगा, अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग को देखना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें सरकार नहीं करने जा रही है। सरकार की अपनी लिमिटेशंस हैं। तो हमारे जो समाज के जितने भी पहाड़ में रहने वाले, जितने भी मैं ये कह सकता हूँ कि जागरूक लोग हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, जिन्होंने दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों को एक्सप्लोर किया है। हम क्यों एक्सप्लोर करते हैं, हम क्यों जाते हैं दिल्ली और मुंबई जैसे शहर? हम इसलिए जाते हैं कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से हम सीख पाएँ। आज मैं दिल्ली विधानसभा में रिसर्च फेलो के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैं हर दिन ये सोचता हूँ कि मैं पहाड़ में जाके कुछ अपना स्वरोजगार का मॉडल डेवलप करूँगा। मैं पहाड़ में ऐसे लोगों की तलाश कर रहा हूँ कि जो मेरे साथ मिलके उस स्वरोजगार के मॉडल पर काम करें। हालांकि मुझे दिल्ली में रहने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, मेरी यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं पहाड़ के लोगों के लिए जितनी भी मैंने एजुकेशन ली है, जो भी मेरे अंदर स्किल्स है, उसका फ़ायदा उन लोगों तक पहुँचाया जाए और मिलजुल के हम अपने पहाड़ के लिए काम करें। मैं आपको एक छोटी सी केस स्टडी बताता हूँ। अगर यहाँ पे अल्मोड़ा से कुछ लोग सुन रहे हों, तो देख रहे हों, तो वो इस केस स्टडी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जो मेरा रीज़न है, वो किसी ने अगर कटारमल का सन टेम्पल देखा होगा, तो कटारमल के सन टेम्पल से रानीखेत की ओर जो रोड जाती है, द्वाराहाट की ओर रोड जाती है, उस रीजन पे मैंने पिछले 4 या 5 सालों में काम किया है। वो रीजन बिल्कुल समतल है, वो एक घाटी वाला एरिया है, बहुत अच्छी रोड कनेक्टिविटी है, बहुत अच्छी रोड्स हैं, बहुत चौड़ी नहीं है पहाड़ के हिसाब से, जितनी रोड होती हैं उस तरह की रोड है, बहुत अच्छी रोड कनेक्टिविटी है, बहुत अच्छा वेदर है, पानी की उचित व्यवस्था है, आसपास के गांव और सड़क के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, बहुत ग्रीन एरिया है, मतलब घास की पर्याप्त मात्रा में घास है उस एरिया में, बहुत फर्टाइल लैंड है और बहुत बड़े बड़े खेत आपको देखने को मिलेंगे। अमूमन पहाड़ में आपको बहुत छोटे छोटे खेत देखने को मिलते हैं। तो ये जो 7 से 8 किलोमीटर का रेंज है पूरा, जो मैं गोविंदपुर, दौलाघाट और गेवापानी, दौलाघाट और गोविंदपुर, इन 3 एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। इन 3 स्टेशन के बीच का जो पूरा एरिया है, वो इतना उपयोगी एरिया है कि वहाँ से कौसानी भी पास पड़ता है, वहाँ से रानीखेत भी पास पड़ता है, वहाँ से अल्मोड़ा भी पास पड़ता है, वहाँ से कटारमल का सन टेम्पल पास पड़ता है, वहाँ से द्वाराहाट भी पास पड़ता है। इन सभी के बीच वो एरिया स्थित है। वहाँ पे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर की अपार संभावनाएं हैं। वहाँ पर आप तमाम तरह की सब्जियाँ, फल का उत्पादन कर सकते हैं। ये जो ऑर्गेनिक उत्तराखंड ऑर्गेनिक पेज है, ये पेज उस पर्टिकुलर एरिया में एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, उस ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए डेडिकेटेड है। वहाँ पे मिल्क यूनिट इस्टेब्लिश करने की अपार संभावनाएं हैं। आसपास के 30-40 गांवों से आपको पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी वाला दूध मिल सकता है। क्वालिटी वाले दूध पे हम अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। वहाँ पे टूरिज़्म, रूरल टूरिज़्म की अपार संभावनाएं हैं। वहाँ पे अगर आप देखें, आप ट्रैकिंग करवा सकते हैं लोगों को। आप वहाँ पे कोई योगा का मॉडल स्टैब्लिश कर सकते हैं। इन तमाम संभावनाओं के बीच भी उस एरिया में सिर्फ 2 या 3 लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं। ये तो मैंने बहुत लिमिटेड चीज़ें बताई। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मसालों का बिजनेस हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप अगर कोई छोटी सी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कोल्ड स्टोरेज टाइप का, वो वहाँ पे इस्टेब्लिश हो सकता है। वहाँ पे मतलब मोबाइल नेटवर्क्स की भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24/7 आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, 24/7 आपके पास वाटर फैसिलिटी है। तो वहाँ पे किसी भी तरह का एक सर्विस सेक्टर का एक BPO भी स्टार्ट किया जा सकता है। ये तमाम तरह की चीज़ें वहाँ पर हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है? समस्या क्या है? समस्या ये है कि वहाँ का एक भी युवा अपने गांव में रहता ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ गांव में तब दिखता है जब गांव में मसान पूजना होता है, जब गांव में किसी की शादी होती है, किसी का गांव में किसी भी तरह का कोई फंक्शन होता है। वो दिल्ली में 10,000 से लेके 30,000 के बीच की तनख्वाह पा रहा होता है। और अगर ऑन एन एवरेज हम लगाएं 10 से 30,000 की तनख्वाह में वो 5 से 7,000 रुपये हर महीने बचा रहा होता है। क्या आप
अपने गांव में रह के 10,000 रुपये, क्या आप अपने गांव में रह के 10,000 रुपये नहीं कमा सकते? मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। हमने लगभग 3 साल पहले दौलाघाट क्षेत्र में एक छोटी सी डेयरी इस्टेब्लिश की। आपको पता होगा दौलाघाट एरिया में एक कोऑपरेटिव डेयरी का स्ट्रक्चर चलता है बहुत बड़े लेवल पे, जिसे आंचल कहते हैं, मतलब वो पूरे उत्तराखंड में चलता है। वो एक बहुत अच्छा सिस्टम है, वो बहुत अच्छा एक मॉडल है, लेकिन उस मॉडल की बहुत तरह तरह की खामियां हैं जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे तरह से नहीं चल पा रहा है। तो ये हमने प्राइवेट डेयरी का स्ट्रक्चर वहाँ पर इस्टेब्लिश किया और पिछले 3 सालों से हमारे पास लगभग 40 से 50 किसान या आसपास के गांव में रहने वाले लोग दूध देने आते हैं और प्रति व्यक्ति 5 से 7 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति हर महीने उनको दूध का मानदेय मिलता है। अब आप यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए कि दूध के लिए वो जो गाय और भैंस पालते हैं उसके लिए उनको दिन भर काम नहीं करना पड़ता, वो उनका एक रूटीन वर्क है। उसके लिए वो दिन का 2 से 3 घंटा लगाते हैं और उस 2 से 3 घंटे में वो गाय भैंस जो भी पाल रहे हैं उसका वो दूध हमें उपलब्ध कराते हैं और हम उन्हें उचित मूल्य देते हैं। जो मार्केट रेट चल रहा है उसके हिसाब से हम उनको उचित मूल्य देते हैं और जिससे वो महीने के 4,000 से लेके 7,000 तक, कोई 10,000 भी कमाता है, कोई 2,000 भी कमाता है। मैं ऑन एन एवरेज आपको बता रहा हूँ, 4 से 7,000 रुपये महीने का उनकी बचत होती है। अब ये सिर्फ 2 गाय या 3 गाय पालने के बाद की बात का आंकड़ा है। आपके पास घास बिल्कुल फ्री है, आप आसपास का जो पूरा ग्रीन लैंड है, ग्रास लैंड है, वहाँ पे उनको घास चरा सकते हैं। आपके पास इतना अच्छा ग्रास लैंड है कि जब गाय जंगल चरने जाती है तो चरते चरते वो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ खा लेती है और उस जड़ी बूटियों की वजह से क्या होता है कि जो आपका दूध है वो किसी और दूध के मुकाबले और ज़्यादा पौष्टिक और ज़्यादा यूनिक हो सकता है। ये अंदाज़ा मुझे तब लगा जब हमने अपने घी को टेस्ट कराया लैब में। तो जब हमने उस घी को लैब में टेस्ट कराया तो उन्होंने कहा कि जो गोल्ड एलिमेंट है आपके घी में वो किसी और भारत के किसी और कोने से बहुत ज़्यादा है। हम सरप्राइज थे इस बात को सुन के कि कैसे वो घी का एलिमेंट, घी में गोल्ड का एलिमेंट हमारे एरिया में ज़्यादा है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि जो घास है, द क्वालिटी ऑफ घास, उस क्वालिटी ऑफ घास की वजह से वो जो घी है वो इतना पौष्टिक हो गया है, उसका दूध इतना पौष्टिक हो गया है। तो इन तमाम मुद्दों को जब हम समझेंगे, मैं तमाम उन युवाओं को जो अभी गांव में आए हैं उनसे मैं विनती करना चाहता हूं कि वो कैलकुलेट करें कि वो दिल्ली में रह के कितना पैसा कमा रहे हैं और कितना पैसा बचा रहे हैं और अपनी लाइफ को कहाँ लेके जा रहे हैं, कितने रिस्क में वो दिल्ली में रह के जी रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग गांव में आके काम करने लगे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग दिल्ली में, जिनकी ग्रोथ नहीं है, दिल्ली में जो बहुत बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, वो अपने गांव में क्लस्टर बना के, ग्रुप्स में बन के काम करना शुरू करें। बहुत सारी मुर्गी पालन, मछली पालन, मैं भी आपको बताऊंगा सरकार की कितनी योजनाएं, कितना फंड सरकार गांव में काम करने के लिए दे रही है। अभी कोरोना टाइम में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सरकार ने लॉन्च की है जिसका 15 करोड़ का कॉर्पस है। हमारा जो एरिया है, जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो पर्वतीय एरिया में आता है जिसमें आपको 25% की सब्सिडी मिलेगी जितना भी आपको लोन मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ उसका एक प्रोजेक्ट डेवलप करना है। 3 से 4 दिन में उसकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। मैं इस पेज के थ्रू उसका पूरा लिंक आपसे शेयर करूंगा, उसकी सारी डिटेलिंग आपसे शेयर करूंगा। अगर किसी भी व्यक्ति को उस तरह के प्रोजेक्ट में काम करना है तो वो डायरेक्टली इस पेज के माध्यम से मुझसे जुड़ सकता है। मैं, अगर मुझे वो अपना पर्सनल मैसेज करेगा तो मैं उसको पर्सनल नंबर दे दूंगा और पर्सनल नंबर के थ्रू हम लोग उस प्रोजेक्ट में बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी एक प्रोजेक्ट को लेने जाएगा तो हार जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात सरकारी मशीनरी की है। सरकारी मशीनरी में इतना तेज़ी से काम नहीं होता है। तो ज़रूरी यह है कि हम 3 या 4 लोग मिलके एक किसी छोटे काम की शुरुआत कर रहे हैं। हो सकता है कि उस शुरुआत में 2 या 3 महीने हमें बहुत अच्छी हमारी इनकम ना हो, लेकिन एक बार जब वो आपका प्रोजेक्ट स्टेब्लिश हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट आपका चलने लगेगा, तो आपकी स्वतः ही इनकम जनरेट होने लगेगी। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आप एक छोटा सा काम भी शुरू करें, अगर आप
डेयरी उत्पादन का काम शुरू करें, अगर आप 2 भैंस और गाय पालने का काम शुरू करें तो वो काम आगे बढ़ सकता है। जैसे आप पशुपालन कर सकते हैं, जिसमें आप गाय और भैंस दूध के लिए पालन कर सकते हैं और बकरी का पालन कर सकते हैं। आप पोल्ट्री फार्म स्टैब्लिश कर सकते हैं। आप मशरूम, जो हमारे उस एरिया में अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया उस लेवल पे, आप मशरूम लगा सकते हैं। जो एक नॉर्मल मशरूम है जो बहुत कम कीमत में मशरूम मिलता था, वो आज आपके पास वैरायटी ऑफ मशरूम्स हैं। मशरूम की अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ हैं। उन मशरूम्स को आप एक्सप्लोर करो, उन मशरूम की ओर जाओ। वो सारे मशरूम आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। उस ट्रेनिंग के थ्रू आप अपने एरिया में मशरूम लगा सकते हैं। कुछ औषधि गुणयुक्त मशरूम होता है, उन औषधि गुणयुक्त मशरूम को भी आप लगा सकते हैं। आप बेकरी स्टार्ट कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे। देखो, जो पहाड़ों में बेकरी पहले ज़माने में चलती थी, उस तरह की क्वालिटी आज की बेकरी में नहीं है। तो आप बेकरी स्टार्ट कर सकते हैं और आप उस बेकरी में कुछ इनोवेशन ला सकते हैं कि जो बर्थडे केक्स बनते हैं या बहुत अच्छे अच्छे जो आप दिल्ली देहरादून में जिस तरह की पेस्ट्रीज़ खाते हैं उस तरह की पेस्ट्री बना सकते हैं। आप बागवानी का काम कर सकते हैं। आपके पास लोकल मार्केट है, आपके पास अल्मोड़ा रानीखेत जैसी बहुत बड़ी लोकल मार्केट है और आपके एरिया से हल्द्वानी बहुत दूर नहीं है, तो आप अपनी लोकल मार्केट को कैटर कर सकते हैं। आपके पूरे पहाड़ी एरिया में नाशपाती, आड़ू, खुमानी, आलू बुखारा जैसी चीज़ें होती हैं। आप उनको सुखा के उनका कोई नया प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं, या आप उनका जैम बना सकते हैं, या आप किसी भी चीज़ का ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हैं। आप जैम बनाने का प्लांट लगा सकते हैं। मैं यूट्यूब पे देख रहा था, बहुत मुश्किल नहीं है कि एक जैम बनाने का प्लांट लगाना। जैम बनाने का प्लांट लगाना एक बहुत मुश्किल नहीं है। एक छोटा सा प्लांट होता है जो आप जैम बनाने का लगा सकते हैं। आप एक जैम बनाने का प्लांट लगा सकते हैं अपने एरिया में। मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया हूं? कोई मुझे बताएगा? आप जैम बनाने का प्लांट लगा सकते हैं। इसके बाद आप जो भी हमारा ट्रेडिशनल वीड है, जो भी हमारा ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जैसे आप दाल, भट की दाल, गहत की दाल, सोयाबीन की दाल, इन दालों पे काम कर सकते हैं। जैसे मडुए का आटा, उस पे काम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप अपने छोटे लेवल पे काम कर सकते हैं। इसके बाद आप जड़ी बूटी को लेके काम कर सकते हैं। उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है आपको, लेकिन आप जड़ी बूटी, आप ऑर्गेनो लगा सकते हैं, उसके लिए आपको लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जंगल से जड़ी बूटी उठा रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है। इसके सिवा आप क्या कहते जी, थैंक यू ललित जी। इसके सिवा आप जड़ी बूटी के सिवा आप एलोवेरा की खेती कर सकते हैं। जो लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि हमारे यहाँ जंगली जानवर हैं, हमें तार बाड़ करनी पड़ेगी जिसमें बहुत खर्चा लगेगा, तो आप एलोवेरा की खेती कर सकते हैं। एलोवेरा को आपका कोई भी जंगली जानवर नहीं खाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप बड़ी मात्रा में एलोवेरा की खेती करेंगे तो आप उस बल्क में उस ऑर्डर को पतंजलि को दे सकते हैं। पतंजलि बहुत बड़े लेवल पर एलोवेरा लेता है आपसे। आप टूरिज़्म को स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी कोरोना टाइम है, टूरिज़्म नहीं चल सकता, लेकिन लेटर ऑन आप रूरल टूरिज़्म को स्टार्ट कर सकते हैं। होम स्टे का एक बहुत बड़ा सरकार के थ्रू होम स्टे का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके थ्रू आप होम स्टे अप्लाई कर सकते हैं। आप फाइबर, जो एक नेचुरल फाइबर होता है जिसमें रेशम वगैरह आता है, उस नेचुरल फाइबर को लेके काम कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेके आप अपने एरिया में काम कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। वो है हमारे एरिया में रोजगार का, जो लोग गांव में रहते हैं उनके पास रोजगार का एक साधन होता है जिसे हम कहते हैं मनरेगा। मनरेगा के जब मैं डेटा को देख रहा था तो मनरेगा का डेटा बड़ा दुखद है उत्तराखंड के एंड से। उत्तराखंड की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग उत्तराखंड में रहते हैं, 1 करोड़ 10 लाख लगभग। तो इतनी बड़ी जनसंख्या में जो लोग मनरेगा में रजिस्टर्ड हैं उनकी संख्या सिर्फ 2 लाख है। 2 लाख लोग मनरेगा में रजिस्टर्ड हैं। और मज़ेदार बात यह है कि 2 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 22,000 लोग ऐसे हैं जो मनरेगा
इसकी योजना का लाभ उठा रहे हैं पिछले कुछ सालों में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मनरेगा जैसी स्कीम जिसमें आपको 100 दिन का रोजगार की गारंटी मिलती है, हर क्षेत्र में अलग अलग रेट है, 200 से लेकर 250 के बीच का जो रेट है वो आपको मिलता है, उसमें भी उतने लोग रजिस्टर्ड नहीं है जितने होने चाहिए। अभी एक पूरे बड़े लेवल पे एक डिबेट शुरू हो रही है कि मनरेगा को हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से जोड़ा जाए, क्योंकि पहाड़ों में मैं अक्सर देखता हूँ कि मनरेगा के जितने भी काम होते हैं, मैं सारे काम नहीं कह रहा हूँ, अधिकतर काम पहाड़ों में जो मनरेगा के होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता है, उनका कोई अर्थ नहीं होता है। वो सिर्फ इसलिए करा दिए जाते हैं क्योंकि मनरेगा का पैसा सेटल करना है। चलो मानता हूँ कि उसकी वजह से 2 लोगों का लाइवलीहुड सही से चल रहा है, लेकिन अगर हम मनरेगा को हॉर्टिकल्चर से जोड़ें, वो थोड़ा उसकी प्रोसेस थोड़ा कठिन है। मनरेगा को अगर हम मधुमक्खी पालन के स्ट्रक्चर से जोड़ें, मनरेगा को हम इस तरह के लेबर में कन्वर्ट कर दें कि वो खेती और बागवानी का लेबर करने लगे, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर काम किया जा सकता है अपने एरिया में। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, जो गांव लेवल पे काम करते हैं, जिनसे गांव लेवल पे बहुत अच्छा कनेक्शन इस्टेब्लिश है, उनको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। पंचायत प्रतिनिधि से मतलब मेरा ये है ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत जो सदस्य हैं, उनको एक बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मेरा एक और सुझाव है कि हमें अपने क्षेत्र में छोटे छोटे श्रमिक संगठन बनाने चाहिए। ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ये अनस्ट्रक्चर्ड श्रमिक संगठन हमें अपने क्षेत्र में बनाने चाहिए, जिन श्रमिक संगठनों के बनाने से एक हमें जो फ़ायदा होगा कि जो पहाड़ में ठेकेदारी प्रथा चल रही है, पहाड़ का जो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू अमाउंट ठेकेदार उठा ले जाता है, जो लेबर्स का शोषण करता है, वो ठेकेदारी प्रथा पे लगाम लगेगी। मजदूर अपने रेट्स पे काम करेंगे, मजदूर एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करेंगे, जैसे संगठित क्षेत्र में मजदूर काम करते हैं। तो एक मजदूर का संगठन हमें बनाने की सोचना चाहिए। जो हमारे गांव में अभी लोग आए हुए हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा ये ऑप्शन है कि वो मजदूर का संगठन बना सकते हैं। मैं जो आपको रोजगार के अवसर की बात कर रहा था, तो उसमें एक मधुमक्खी पालन भी एक बहुत बड़ा अवसर है। मधुमक्खी पालन में भी आप काम कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक शहद की बहुत बड़ी डिमांड है। हमारे शहरों में ऑर्गेनिक शहद की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इन तमाम मुद्दों के साथ साथ हमें कुछ और बिंदुओं पे सोचना पड़ेगा। वो बिंदु क्या है? हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम दिल्ली में नौकरी करने क्यों जा रहे हैं। क्या दिल्ली में नौकरी करने से या किसी बड़े शहर में नौकरी करने से हमें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, हमारे बच्चों का और हमारे परिवार का क्या उससे भला हो रहा है? अगर दिल्ली में हम एक सम्मानजनक नौकरी हमें मिली हुई है तो बहुत अच्छी बात है, आपको दिल्ली में नौकरी करनी चाहिए। लेकिन अगर दिल्ली में हमें एक सम्मानजनक नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे अंदर कोई इस तरह की स्किल नहीं है, तो हमें वापस अपने गांव आना चाहिए और मिलजुल के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ, वहाँ के जितने भी जागृत लोग हैं, जो स्किल्ड हैं, जो सरकार के सिस्टम को समझते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो गांव में रह रहे हैं, उनके साथ ग्रुप बना के काम करना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हमें उन जागरूक लोगों के साथ इंटरेक्शन करना शुरू करना चाहिए। अगर हम उन जागरूक लोगों के साथ इंटरेक्शन करना शुरू करेंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे, तो हम अपने एरिया में काम कर पाएंगे। मैं देखता हूँ कि पिछले कई सालों में हमारे गाँव के लोगों के बीच जो आपसी कम्युनिकेशन था, वो आपसी कम्युनिकेशन कम हो गया है। हम सिर्फ दूसरे व्यक्ति से तभी बात करते हैं जब उसकी गाय और उसकी बैल, उसका भैंस हमारे खेत में घास चरने आ जाता है। पहाड़ी में उसको कहते हैं उजाड़ आ जाता है, अन्यथा हम उनसे बात नहीं करते हैं, या हम किसी अपने मतलब की वजह से ही बात करते हैं। क्या हम हमारे एरिया के जितने भी जागरूक लोग हैं उनके साथ मिलकर किसी एक छोटे प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकते हैं? मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि पहाड़ के लोगों की क्वालिटी होती है कि वो एक बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है। बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मतलब बहुत मेहनती ह्यूमन रिसोर्स है। लेकिन एक पहाड़ के लोगों की डिमेरिट्स भी है, जो मैंने खुद महसूस की है। वो डिमेरिट्स ये है पहाड़ के लोगों की कि वो नेतृत्व करने से डरते हैं। हालांकि अभी हमारे देश की सरकारों में बड़े बड़े लोग उच्च पदों पे काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोगों की मैं बात करूं, वो नेतृत्व करने से कतराते हैं। साथ के साथ वो एक बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि
कि हमारी मेहनत का फ़ायदा कोई और आदमी, कोई और बड़ा बिजनेसमैन हमारी मेहनत का फ़ायदा हमें उतना मेहनताना दिए बगैर कैसे उठा सकता है। या तो हमें उतना मेहनताना दे, नहीं तो हम अपनी उस मेहनत को अपने गांव में जाकर उस मेहनत के साथ काम करें। देखो, सिर्फ ज़रूरत यहाँ पे दो चीज़ों की है। पहली चीज़ कि जितने भी गांव के क्षेत्र में जागरूक लोग हैं उनको एक लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी, उनको एक नेतृत्व देना पड़ेगा। पहला पॉइंट, जितने भी जागरूक लोग हैं उनको एक थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उनको एक एक्स्ट्रा पेन लेना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, उनका नेतृत्व एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, हमारे जो भी लोग शहरों में काम करते हैं, जो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, जिनके सामने वहाँ पे तमाम तरह की चैलेंजेस हैं, बॉस, उनका जो मालिक है, उनका जो सुपरवाइज़र है, हर दिन उनको धमकी देता है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जो उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं जी पा रहे हैं, तो उन लोगों को अपना एक ग्रुप बना के, अपना एक संगठन बना के 4-5 लोग मिल के उन जागरूक लोगों से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। अगर वो उन लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में एक बेहतर काम किया जा सकता है। मैं अपने लेवल पे, मैं हमेशा हालांकि मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैं अपने गांव की ओर हमेशा जाता रहता हूँ। और मैं जब भी घर जाता हूँ तो अपने गांव के स्ट्रक्चर के बारे में अपने पेरेंट्स से बात करता रहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लेवल पे ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ कि मैं ऐसे लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ कि उनको फंडिंग कहाँ से मिले, वो कौन सा रोजगार अपना सकें, अगर वो कोई रोजगार अपना रहे हैं तो उस रोजगार के लिए वो उनके लिए कौन सी मार्केटिंग व्यवस्था कर सकें। देखो, कल मैं एक यूनिवर्सिटी का एक रूरल जर्नलिज्म पे बात कर रहा था, तो वहाँ पे मैं एक बात कर रहा था कि हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। शहर अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं बन सकता और गांव अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। ये एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। शहर अलग, गांव अलग, एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। सस्टेनेबल मॉडल ये है कि शहर और गांव के बीच एक बैलेंस क्रिएट हो। शहर में प्रोडक्शन नहीं होता है, शहर में कंजप्शन होता है, शहर में सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा है, शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इससे तर गांव में प्रोडक्शन हो सकता है, गांव में खेती हो सकती है, गांव में दूध हो सकता है, गांव में फल सब्जियां हो सकती हैं। तो गांव से फल सब्जी दूध को लेके शहरों में भेजा जाए और शहरों से उनको उचित दाम मिले, जिससे वो अपनी इकोनॉमी को मेंटेन कर सके। तो ये गांव और शहर के बीच जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का काम है, ये हमारे उन जागरूक लोगों को करना पड़ेगा जो हर क्षेत्र में होते हैं। उसमें पंचायत प्रतिनिधि भी हैं, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, और उसमें वो व्यक्ति भी हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सरकार के सिस्टम को समझते हैं। तो ये दो काम अगर हम इस वक्त कर लेंगे, कोरोना के टाइम में, जब हमारे आसपास बहुत सारे युवा आए हुए हैं, बहुत सारे युवा आए हुए हैं, वो हालांकि अभी क्वारंटीन में हैं, कुछ लोग क्वारंटीन से बाहर निकल रहे हैं, तो ये आने वाले 1 या 2 महीनों में हम ये तमाम तरह की चीज़ें कर लेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। मैं दिल्ली में ये देख रहा हूँ कि आए दिन लगातार कई कंपनियां कई लोगों को निकाल रही हैं, और अगर वो एक बार उन लोगों को निकाल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद बुला लेगी। वो काफ़ी लंबे समय तक, जब तक उस कंपनी का रेवेन्यू मॉडल फिर से एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, उनको वापस नौकरी में नहीं रखेगी। तो इस बीच ये युवा क्या करेंगे, इस बीच ये युवा कहाँ काम करेंगे? तो क्यों ना इस आपदा को अवसर में बदला जाए, इस मौके को स्वरोजगार के उस मॉडल के तौर पे बनाया जाए कि हम वापस अपने गांव आएँ। अगर हमारे गांव में 10 लोग आए हैं तो 10 में से 2 लोगों की बहुत अच्छी नौकरी होगी, लेकिन जो 8 लोग हैं जो शहर में जाके उस लेवल का काम नहीं कर सकते हैं, वो 8 लोग मिलके गांव में अपना एक छोटा सा मॉडल स्टैब्लिश करें। आज आपके पास यूट्यूब है, आज आपके पास ऑनलाइन सिस्टम है, आज आपके पास सरकार के साथ रीच है, आपके पास पंचायत प्रतिनिधि हैं, आपके पास बहुत अच्छे उदाहरण हैं। ऐसे अच्छे उदाहरण हैं जो आपके क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन उदाहरणों से सीखिए। देखिए, पिछले कई सालों में पहाड़ में एक बहुत गंदा कल्चर स्टैब्लिश हुआ है। कल्चर क्या है कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में नौकरी करता है तो वो उसको अच्छा मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके गांव में काम कर रहा हो, वो उससे ज़्यादा पैसा कमा रहा हो, लेकिन वो उनका ये मानना रहता है कि आप कुछ बेहतर नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मजबूरी में पीयर प्रेशर के थ्रू, अपने आसपास के लोगों के प्रेशर के थ्रू आपको जो धकेल दिया जाता है दिल्ली की ओर, भले आप दिल्ली में बर्तन मांस रहे हो,
लेकिन आप जब गांव आते हैं तो आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो इस मेंटेलिटी को बदलने की ज़रूरत है, इस विचारधारा को बदलने की ज़रूरत है कि गांव में रहना बेकार है और दिल्ली में जाके नौकरी करना अच्छा है। दिल्ली में नौकरी करना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग दिल्ली में चले जाएं। आज दिल्ली में जिस भी तरह की क्राइसिस होती है, उस क्राइसिस में कौन सबसे ज़्यादा भुगतता है? वो प्रवासी मजदूर भुगतते हैं, वो जो लेबर क्लास है वो भुगतते हैं, जो एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं वो भुगतते हैं। क्या उनके पास अपने गांव में ज़मीन नहीं है? क्या उनके पास अपने गांव में खेती नहीं है? उनके पास गांव में अपार संभावनाएं हैं। आप जितने भी लोग दिल्ली में छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, वो अपना एक सेल्फ एनालिसिस चार्ट बनाएं, वो अपना एक खुद का एनालिसिस करें, वो ये देखें कि दिल्ली में उनके पास कितना एसेट है। दिल्ली में उनके पास एसेट के नाम पे क्या है? एक छोटा सा कमरा जिसमें 10,000 का सामान है और उसके साथ उनकी जो सैलरी है 15-20 हज़ार की। लेट से एक महीने में उनके पास जो दिल्ली में रहने का एसेट है वो 30 से 40 हज़ार रुपये है। अगर इसके इतर वो गाँव में देखें तो उनके पास कुछ एकड़ ज़मीन होगी, गाँव में नाली का इस्तेमाल करते हैं, किसी और चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास अपना घर है, उनके पास गाय बकरी भैंस है। तो गांव में हमारे पास इतना ज़्यादा एसेट है, जिस एसेट का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उस एसेट का उपयोग करें, सदुपयोग करें। अपार संभावनाएं हैं गांव में। सरकार इस वक्त बहुत अच्छी योजनाएं बना रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का एक बहुत जल्द पोर्टल लॉन्च होने वाला है। उस पोर्टल के थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट कम जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले उसका लाभ दिया जाएगा। ये तमाम तरह की चीज़ें उसके अंदर हैं। मैं उससे रिलेटेड जानकारियाँ उत्तराखंड ऑर्गेनिक पेज में शेयर करता रहूँगा आप सभी लोगों के साथ। अगर किसी को अपने अपने गांव में किसी भी तरह का मॉडल स्टैब्लिश करना है तो वो मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसकी मदद करूँ। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि उसकी मदद हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जितना मेहनत मैं करूँगा आपको सिस्टम प्रोवाइड करने में, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने में, उतनी मेहनत आपको भी मेरे साथ करनी पड़ेगी। और मैं उन सभी लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या वो लोग भी तैयार हैं जो गांव में रह रहे हैं या शहरों में रह रहे हैं, जो अपने नंबर से अपने एरिया में काम कर रहे हैं? मैं आपको बताऊँ, हमारे उत्तराखंड की पॉलिसी मेकिंग में सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि हमारे उत्तराखंड की पॉलिसी ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं जो देहरादून में बैठे हुए हैं। बशर्ते हमारे उत्तराखंड की पॉलिसी उन लोगों के साथ मिलकर बनानी चाहिए जो गांव में रह के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो गांव में रह के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे आपको तमाम एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि गांव में खेती के माध्यम से उन्होंने एक बेहतरीन काम किया, वो चाहे युवा हों चाहे वो बुजुर्ग लोग हों। तो आप इन सब चीज़ों को लेके काम करेंगे तो आप आगे कुछ बेहतर कर सकते हैं और इस कोरोना के टाइम को अपने लिए एक स्वरोजगार का एक बहुत मजबूत और एक बहुत अच्छा मॉडल इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जितने भी लोग इसमें देख रहे हैं, अगर उन लोगों को किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, देखिए मैं पहाड़ की बात कर रहा हूँ और मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेरे मित्र हैं या मेरे फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ललित जी कैसे हैं आप? ये हमारे एरिया में बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। अनिल भाई कैसे हैं आप? किशन जी नमस्कार। डॉक्टर नीमा मैम नमस्ते। पूनम बोरा, ये मेरी सिस्टर हैं, हाय कैसे हैं पूनम। ललित कुमार, हेमंत जोशी हेलो, बोरा महेंद्र, स्मृति मैम हाय, रोहित सर कैसे हैं आप? प्रियंका जी हाय, तारक भैया कैसे हैं? बोरा महेंद्र, सचिन चिलवाल। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको अगर इस पूरे डिस्कशन में कोई बिंदु ऐसा लगता है जो मैंने छोड़ दिया या किसी और बिंदु पे और चर्चा होनी चाहिए तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और बाकी जो पहाड़ के ग्रुप्स में इस तरह के डिस्कशन को शेयर करें तो थोड़ा सा मदद होगी कि वो लोग भी इस तरह के डिस्कशन का लाभ उठा पाएंगे, फ़ायदा उठा पाएंगे। ये मैंने आज एक छोटी सी कोशिश की थी अपने लेवल पे। मुझे लगता मुझे नहीं पता कि इस कोशिश का क्या लाभ होगा, क्या फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन मैंने आज कोशिश की कि मैं इन सब बिंदुओं पर चर्चा करूं आप लोगों के साथ। अगर कोई सवाल है, कोई बात है जो आप लोग करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो बताइए।
अदरवाइज़ जो ये उत्तराखंड ऑर्गेनिक ग्रुप है, इस ग्रुप में मैं समय समय पर उन तमाम चीज़ों पे आपसे डिस्कशन करता रहूँगा आने वाले वक्त में, आने वाले समय में। और मुझे उम्मीद है कि हम एक छोटी सी शुरुआत करेंगे अपने लेवल पे। प्रदीप सैनी जी, हेलो, कैसे हैं प्रदीप भाई? तो उन डिस्कशंस का, देखो हमारा काम मेहनत करना है। मुझे नहीं पता कि इस तरह के डिस्कशन से और इस तरह की चीज़ों से कितनी चीज़ें बदलेंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी एक व्यक्ति को भी इन सब डिस्कशंस का फ़ायदा होता है तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा काम हम कर सकते हैं। क्योंकि सरकार के लेवल पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, NGOs बहुत सारे काम कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पे लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में ज़रूरतमंद है, जिस तक चीज़ें पहुंचनी चाहिए, उस तक चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं। जिसके पास बड़ी मात्रा में रेवेन्यू है वो काम कर लेता है, जिसके पास बड़ी मात्रा में रेवेन्यू नहीं है वो काम नहीं कर पाता है। ये बात बिल्कुल तय है। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपने इस मॉडल को कैसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो वाकई में ज़रूरतमंद है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर ये तमन्ना है कि वो गांव में रह के कुछ बेहतर काम करें, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको एक गाइडेंस और मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो गाइडेंस और मार्गदर्शन उनको मिले, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के जितने भी पहाड़ में रहने वाले जितने भी जागरूक लोग हैं, वो चाहे दिल्ली में रह रहे हों, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में रह रहे हों, वो मार्गदर्शन करें, वो ऑनलाइन मार्गदर्शन करें। जब भी वो गांव जाएं, अपने अपने गांव में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करें, अपने अपने गांव में अपना एक छोटा सा घर बनाएं, इस परंपरा को स्टैब्लिश करें। क्योंकि कोरोना काल में सबको अपना गांव ही याद आया है। मैं ये बात बहुत सच कह रहा हूँ, सबको अपना गांव याद आया, क्योंकि शहरों में रहने वाले लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, गांव में रहने वाले लोग सुरक्षित हैं। तो इसलिए इन तमाम मुद्दों पे मैं आगे भी आप लोगों से बात करता रहूँगा। मुझे जिस तरह का फीडबैक आएगा आप लोगों के बीच, तो मुझे काफ़ी लोग कॉल कर रहे थे, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि किसी तरह की कोई रोज़गार है या किसी तरह का कोई सारी चीज़ें हैं। तो मैं उन सब से चाह रहा था कि एक साथ बात करूं, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं फेसबुक लाइव के थ्रू आप लोगों के साथ जुड़ूं। हालांकि बहुत सारे लोग तो इस फेसबुक लाइव के थ्रू नहीं जुड़े, लेकिन जितने भी लोग जुड़े उन लोगों तक मैं शायद अपनी बात पहुंचा पाया हूँगा, शायद उन लोगों तक मैं अपने इन सब डिस्कशंस को पहुंचा पाया हूँगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं बोरा महेंद्र जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम जिस काम को अकेले नहीं कर सकते, हम उसको टीम में कर सकते हैं। हम कहते हैं कि टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। तो ना, जब हम लोग 3-4 लोग मिलके किसी एक छोटे से काम को करेंगे तो हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरत यह है कि हम लोग अभी काम को मिलकर करें, तो उसमें हम सबकी भलाई है, उसी में हम सबकी भलाई है, उसी में हम बेहतर तरीके से काम को कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमने लगभग 1 घंटे का डिस्कशन कर लिया है। इससे ज़्यादा डिस्कशन ऑनलाइन करना अच्छा भी नहीं होता है। तो हम फिर मिलेंगे इसी पेज पे। मुद्दा यही रहेगा, स्वरोजगार, गांव में क्या बेहतर हम कर सकते हैं, गांव के लिए क्या बेहतर काम कर सकते हैं। क्या आप लोग जितने भी पहाड़ के लोग इसमें देख रहे हैं, वो अपने अपने पहाड़ के ग्रुप से इसको शेयर कीजिए। और अगर किसी भी तरह की मैं उन लोगों की मदद कर पाया तो मैं कोशिश करूँगा उन लोगों की मदद करना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी धैर्य से मुझे सुना, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।